हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चंस एक बार देख लेना। अगर आपने पूरा चैप्टर पहले पढ़ लिया है तो आपको ये देखना है कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं ये सारी एनालिसिस करके पुराने पेपर्स देख के ही आपके लिए बनाए। तो ये आपको अगर आते हैं तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये है हमारा पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये तो आप बड़े ही आराम से कर सकते हो अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4p ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, वो 4p ऑर्बिटल के अंदर है, 4p ऑर्बिटल के अंदर है। तो बताओ इसके लिए L की वैल्यू, N की वैल्यू, M की वैल्यू और S की वैल्यू। तो ये क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको पता है यहाँ जो 4 है यही N की वैल्यू होती है, तो N इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो L की वैल्यू पूछी है तो L की वैल्यू आपको पता है 0 to n-1 होता है। तो यहां मैं लिखूंगा 0 1 2 3, ये L की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो आपको पता है अगर 0 है तो S, इसको P बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, इसको F बोलते हैं। ऐसा हो गया। अब आपने M की वैल्यूज निकालनी है। तो आपको पता है M की वैल्यूज हर एक L की वैल्यू के लिए निकाली जाती है। जैसे L इज इक्वल टू 0 के लिए M की वैल्यू निकाली जाती है, L इज इक्वल टू 1 के लिए M की वैल्यू निकाली जाती है, L इज इक्वल टू 2 के लिए निकाली जाती है, और L इज इक्वल टू 3 के लिए भी M की वैल्यू निकाली जाती है। और M की वैल्यू होती क्या है, प्लस माइनस L2 प्लस L होती है, माइनस L2 प्लस L होती है। तो माइनस L2 प्लस L का मतलब क्या होता है कि एक बार माइनस लगाओ और उसको नंबर लाइन के थ्रू प्लस L तक लेके जाओ। तो ये 0 है तो इसमें माइनस L2 प्लस L करेंगे तो आपको पता है ये 0 ही आएगा, इसके लिए M की वैल्यू 0 ही आएगी। L इज इक्वल टू 1 के लिए माइनस L2 प्लस L करेंगे तो -1 0 प्लस 1 आएगा। तो L इज इक्वल टू 2 के लिए M की वैल्यू आएगी माइनस L2 प्लस L करेंगे -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी N की, L की, M की। ठीक, और S की वैल्यू वो भी पूछी हुई है। तो S क्या होता है, S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। जहां मर्जी इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मर्जी हो, तो S की वैल्यूज 2 ही होती हैं। एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकती है, आपको पता है S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो N ने हमारा ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल को बताता है। तो ये यहाँ N इज इक्वल टू 4 का मतलब है फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल में L जो है वो सब शेल को बताता है। तो फोर्थ शेल में 1 2 3 4 सब शेल है। तो हर एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल से उनको M बताता है। तो S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। ये P सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं। ये D सब शेल है, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं। ये कौन सा है, F सब शेल, इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको पता है। S होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो इसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं, +1/2 और -1/2। मुझे उम्मीद है आप ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कर लोगे। अब जरूरी नहीं एग्जाम में वहां 4p पूछा हो, तो हो सकता है 4f पूछ लें, या फिर 3p पूछ लें, या फिर 3d पूछ लें, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये आपको आना चाहिए, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है ऐसा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये यही बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। ठीक है, ये होता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होती है, ये बोलता है। और इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक सेम ऑर्बिटल के अंदर सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं हम ऑर्बिटल्स के अंदर, वहाँ ये रूल लगता है। तो ये आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये
व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, हर एक क्वांटम नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको पता है क्वांटम नंबर्स जो होते हैं एक सेट होता है 4 नंबर्स का। तो ये सेट आता कहाँ से, ये क्वांटम नंबर आते कहाँ से, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आप पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके ये 4 नंबर्स आते हैं। तो ये नंबर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की हर एक चीज़ बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन किस शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में क्या है, वो सब कुछ बता देते हैं ये नंबर, इनको क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंस लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए सारे क्वांटम नंबर। तो यहाँ भी मैंने आपको बताए, एक क्वांटम नंबर होता है n, एक होता है l, एक होता है m और एक होता है s। ये फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको बताता है शेल की इंफॉर्मेशन कि कौन सा शेल है, इसकी यही सिग्निफिकेंस है, ये शेल बताता है। और भी चीज़ें बताता है जैसे एनर्जी ऑफ शेल, रेडियस ऑफ शेल, ये सारा कुछ वहां लिखा होता है बुक पे, तो आप देखोगे। ये दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताता है उसमें सब शेल कितने हैं, एक शेल के अंदर सब शेल कितने हैं। ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है, इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि ये ऑर्बिटल्स बताता है किसी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये बताता है। तो यहाँ एस जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, उसकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे उम्मीद है आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ड्रा द शेप्स ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स। पी और डी ऑर्बिटल की शेप्स ड्रा करनी है। तो आपको पता है पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं 3, पी ऑर्बिटल्स 3 होते हैं। तो ऐसे करके बनाया जाता है, एक को बोला जाता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे ही बनाया जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, अगर हम एक्सिस बनाएं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक होता है पी एक्स एक्स एक्सिस पे ऐसे दिखाते हैं, पी वाई को ऐसे वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, पी जेड को ऐसे जेड एक्सिस पे दिखाते हैं। इन तीनों ऑर्बिटल्स को अलग अलग भी दिखा सकते हैं, जैसे पी एक्स को हम ऐसे दिखाते हैं, पी वाई को हम ऐसे दिखाते हैं और पी जेड को हम ऐसे दिखाते हैं। ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। तो इनमें साइंस होते हैं, ये प्लस माइनस, अपोजिट लोब में डिफरेंट साइन होता है, प्लस माइनस साइन, ये वेव के साइंस होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये पी की शेप होती है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो डी की भी शेप पूछी जा सकती है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको पता है पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप, इसको बोलते हैं डम्बल शेप, डम्बल शेप होता है। तो पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है, तो डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है। डी ऑर्बिटल टोटल 5 होते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे करके बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको x z मान लो, ऐसे ही कराया जाता है। x y मान लो, इसको x z या y z मान लो। तो ये जो होता है इसको ऐसे किया जाता है, ये डबल डम्बल शेप होते हैं। डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डम्बल, डबल डम्बल बोलते हैं, या इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं, डबल डम्बल। ठीक है, या इसको क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ ये भी बोला जाता है। तो ये पी एक्स और वाई जो है ये ऐसे ऑर्बिटल ड्रा होता है, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, ये आपको पता ही है। डी वाई जेड भी एग्जैक्ट ऐसे ही होता है एक्सिस के बीच में, इसको बोलते हैं डी वाई जेड। डी एक्स जेड भी ऐसे ही एग्जैक्ट होता है, एक्सिस के बीच में इसके लोब्स होते हैं, इसको बोलते हैं डी एक्स जेड। तो उसके बाद डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर करके एक ऑर्बिटल होता है, उसको इस एक्सिस के ऊपर ड्रा किया जाता है, इसको बोलते हैं डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। डी जेड स्केयर को ऐसे जेड एक्सिस पे ऐसी और बीच में एक ऐसी रिंग बनाई जाती है, डिस्क बनाई जाती है, इसको बोलते हैं डी जेड स्केयर ऑर्बिटल। तो हर एक लोब के जितने भी लोब्स है ना, तो अपोजिट लोब्स में सेम साइन होता है, जैसे यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ऐसे करके हर किसी में ये सिस्टम चलता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वाई क्रोमियम एंड कॉपर हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बताया था कि क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसका रीजन होता है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो आपने पढ़ा होगा, एक बार क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। तो कोई प्रॉब्लम आई तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में, तो वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा है, ऑब्जेक्टिव में भी देखा है। तो क्यों होती है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि इसका रीजन है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो,
स्टेट एंड एक्सप्लेन अफबोस प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। तो अफबोस प्रिंसिपल आपने बताना है। अफबो प्रिंसिपल आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। अफबोस प्रिंसिपल वो है जो ये बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे ऐसे करके आपने देखा होगा 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके डायग्राम आपने बनाई होगी। फिर ऐसे करके आपने लिखा होगा अगर आपने पढ़ा है तो। फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे। ये बताता है कि पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। ये चीज जो बताता है इसी को बोलते हैं अफबोस प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट हंट्स रूल क्या बताता है? हंट्स रूल ये बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जब तक सिंगली फील्ड ना हो जाए इलेक्ट्रॉन तब तक हम उसमें पेयरिंग नहीं करा सकते। मतलब अगर हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल हैं तो हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो हम पहले ऐसे नहीं भर सकते, हम पहले इसको सिंगली फील्ड कराएंगे। मतलब पहले ऐसे भर सकते हैं, ठीक। जब तक इसमें सिंगल सिंगल पूरा हो जाएगा जिस टाइम, उसके बाद ही हम पेयरिंग करा सकते हैं। ये बोलता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ये क्वेश्चन 2024 एग्जाम में भी पूछा था। एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं? एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इसलिए होते हैं, उसके 2 रीजंस होते हैं। एक होता है कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड जो होते हैं वो सिमेट्रिकल हो जाते हैं, और दूसरा रीजन होता है कि उनमें एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है। एक्सचेंज एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे होती है उसकी डिटेल आपने पढ़ी होगी, पढ़ो समझो। अगर प्रॉब्लम आई मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, अभी हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने पूरा साल जो पढ़ा है उसी में से ही ये क्वेश्चन हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के लास्ट में ये एक टॉपिक है कि एक्स्ट्रा जो हमारे एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक। तो ये कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, डिस्कस बोर मॉडल ऑफ एटम, राइट एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी रेडियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो बोर मॉडल ऑफ एटम के आपने पोस्टुलेट्स लिखने हैं, यहाँ डिस्कस करना है, मतलब पोस्टुलेट्स लिखने हैं कि उसने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, मतलब वो स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, उनको KLMN से डिनोट करते हैं। तो बोर ने अपने मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में कैलकुलेट करके दी थी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा -1312/z²/n², ऐसा कुछ करके आपने इक्वेशंस पढ़ी होगी। मैंने गलत बोली है इक्वेशन, आप देख लेना, सही बोलना, ठीक है, आपने सही लिखना है। तो एनर्जी की इक्वेशन इसने दी थी बोर ने, रेडियस की इक्वेशन भी दी थी, वेलोसिटी की इक्वेशन भी दी थी। वो 3 इक्वेशंस आपको याद रखनी है। वो 3 इक्वेशंस एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं। साथ में बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं, और साथ में बोर मॉडल की लिमिटेशंस भी थोड़ी सी देख लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, पूरा साल आपने पढ़ा है तो बोर मॉडल तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, डिराइव डी ब्रॉगलीज इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स। आपको पता है डी ब्रॉगली की इक्वेशन डिराइव करने के लिए डी ब्रॉगली ने मैटर को ड्यूअल नेचर दिखाया था। उसमें 2 इक्वेशंस यूज होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक इक्वेशन यूज होती है E=mc², ये आइंस्टाइन ने बोला था। एक इक्वेशन यूज होती है E=hν, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आई थी। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके फाइनली एक इक्वेशन हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं ऐसा कुछ, λ=h/mv। ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन बताती है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का ड्यूअल नेचर होता है वेव एज वेल एज पार्टिकल, क्योंकि इसमें वेव का कैरेक्टरिस्टिक भी है। आपको पता है वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है वेवलेंथ, तो देखो इसमें वेवलेंथ लैम्डा भी है, और पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, तो देखो इसमें मास भी है। तो ये जो इक्वेशन होती है यही डिराइव करनी है आपको यहाँ इस क्वेश्चन में। तो आगे देखो क्या लिखा है, डिस्कस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड फोटोन्स, राइट द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये 2-3 क्वेश्चंस मिक्स हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और फोटोन्स को आपने डिस्कस करना है, यहाँ मैटर और फोटोन के ड्यूअल नेचर को, डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करना है, और साथ में शेप्स, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के नाम लिखने हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है 1h1, एक होता है 1h2, एक होता है 1h3। यही 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन के किस आइसोटोप में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इस 1h1 में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक। तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? इसमें से ये माइनस करो, इस 1 में से ये -1 करो, इसमें से ये माइनस करो। ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करो तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं?
जितना एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन कितने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसका नाम होता है प्रोटियम, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पूछा जा सकता है। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम। इसका नाम होता है ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन आइसोटोप्स के नाम होते हैं, तो ये भी आप आराम से सीख सकते हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि एक एटम के अंदर साइमल्टेनियसली हम उसकी पोजीशन, मतलब एक एटम के अंदर एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम नहीं बताया जा सकता, ये बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई है या 2 पाई है, मुझे याद नहीं है, ये आप देख लेना, ये उसकी इक्वेशन है, ये देख लेना। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार आप इंटरनेट से ही इस क्वेश्चन को देख लेना, सिग्निफिकेंस एक बार पूछी भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, इसकी मतलब इसकी आप डेफिनेशन तो यही पढ़ते हो कि जब एक सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर एक रेडिएशन पड़ती है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था। कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन थी कि यहाँ से जब रे पड़ती है तो रे में फोटॉन्स होते हैं, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होती है, ये एनर्जी कुछ जाके इसके ऊपर पड़ती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना, ऐसा भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, What are isotopes and isobars? Give examples. आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल दो। तो आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, जैसे ये एग्जाम्पल लिखी है। आइसोबार्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल्स आपको देनी है, आपने पढ़ी होंगी। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपने करके जाना है। तो बस यही कुछ क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव, जो आप अगर करके जाओगे तो आपके एग्जाम में आपको आसानी हो जाएगी। तो आप इनको अच्छे से तैयार करो। प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको पहले भी बोला, आप मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।